हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। और हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ। देखा जाए तो भारतीय कृषि के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आई है। भारत में कृषि होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय में से एक माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से कारक हैं और बहुत सी चुनौतियाँ हैं जो भारत कृषि को काफ़ी प्रभावित करती है, क्योंकि भारत के कृषि करने की पद्धति जो है पुरानी है, जिसके कारण बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो पहला चुनौती तो यहाँ पर आता है कि छोटी और खंडित भूमि जोत। आपको पता ही होगा कि भारत में बंटवारे का जो सिलसिला है वो पुराने समय का है। अगर माता पिता के पास 2 पुत्र है और ज़मीन 1 एकड़ है तो उसमें से आधा आधा एकड़ जो है बंटवारा हो जाती है। अगर उनके बच्चे की भी 2 बच्चे हैं तो आधा में से 2 हिस्से लग जाते हैं दोनों साइड। तो इसके कारण क्या होता है कि छोटा जोत हो जाती है और खंडित भूमि हो जाती है। भारत में औसतन खेत का आकार छोटा ही है। खेत का आकार देखा जाए तो भारत में बहुत ही छोटा छोटा देखा गया है और लगभग 85% खेत जो है 2 हेक्टेयर से कम है। 85%। तो आप समझ सकते हो कि भारत में कितना भूमि जो है खंडित है और खंडित भूमि पर कृषि करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। तो भारतीय कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। और देखा जाए जैसे किसानों के लिए लाभदायक होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर बड़े बड़े ज़मीन की जोत होती है तो उस पर जो है आसानी से आधुनिक ट्रैक्टर चल सकती है, लेकिन वही छोटी छोटी ज़मीन में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें कृषि करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है। अगर आप चाइना चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर कृषि जोत जो होती है बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो हर तरह के आधुनिक जो है औजारों का उपयोग बहुत भली भांति कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा बहुत छोटा है, अगर आप उस पर हल चला रहे हो तो शायद आपका ट्रैक्टर उस पर चलेगा नहीं, तो आपको जो है अपने हाथों से ही उसको खुदाई करना पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भारतीय कृषि के लिए कि छोटे और खंडित भूमि का जोत होना। दूसरी बात, अगर चुनौतियों के रूप में देखें तो पानी की कमी। आपको तो पता ही है कि भारतीय कृषि जो है अक्सर जो है आसमान की तरफ टकटकी लगा कर देखते रहते हैं कि कहते हैं ऊपर वाले अगर बरसात करेंगे तो इनकी कृषि होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय कृषि के लिए चुनौती है, यानी पानी की कमी। भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक है और देखा गया है कि कुछ समय में भारत जो है नंबर 1 जनसंख्या घनत्व में आ गया है और कृषि क्षेत्र बड़ा है जो जल संसाधनों पर दबाव डालता है, जिससे किसानों के लिए अपनी फसल की सिंचाई करना मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो भारतीय जनसंख्या के लिए जो है इतने फूड उत्पादन करना बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय कृषि के लिए, और इसमें पानी की कमी बहुत बड़ी चुनौती जो है खड़ा कर रही है। देखा जाए तो आज कई क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो सूखे के चपेट में होते हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बर्फ़ के में से ढके होते हैं, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो साल भर पानियों से भरे रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय कृषि के समक्ष चुनौती होना एक स्वाभाविक और आम बात बन जाती है। चलिए देखते हैं आगे चुनौती क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मृदा संरक्षण, यानी मिट्टी का संरक्षण करना। देखा जाए तो भारतीय कृषि के लिए मृदा संरक्षण होना एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है।
इसका कारण कहीं ना कहीं कीटनाशकों और उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग है। आपको तो पता ही होगा कि भारत में जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, उनके लिए खाद्य उत्पादन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हमने हरित क्रांति को प्राप्त किया। और हरित क्रांति सिर्फ एक नाम नहीं है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम बीजों का, हाइब्रिड बीजों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं मृदा संरक्षण के ऊपर जरूर पड़ता है। जैसे देखिए, कीटनाशकों और उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे अधिक से अधिक हम फसल प्राप्त कर सके। और जैसे अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण भारत के कई हिस्सों में मिट्टी का संरक्षण हुआ है और फसल की पैदावार भी कम हो गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बात सही है कि कई क्षेत्रों में कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करने के कारण उन क्षेत्रों में फसल का उत्पादन बहुत ही कम हो गया है। और ये बात सच्चाई है। देखा जाए तो अगला चुनौती बाजारों तक पहुंच का अभाव। ये भी काफ़ी बड़ी समस्या किसानों के लिए है और भारतीय कृषि के लिए है कि बाजारों तक पहुंचाने का अभाव होना। भारत में छोटे किसानों का अक्सर अपने उत्पादन बेचने के लिए बाजार तक पहुंचने में कठिनाई होती है, और जिससे उनकी आय और आर्थिक विकास सीमित हो जाती है। और इसका कहीं ना कहीं मैं कारण भारत सरकार को ही बताऊंगा, क्योंकि हम आज आधुनिक युग में आ गए हैं, जहां पर एरोप्लेन चलती है, जहां पर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पर अगर किसी क्षेत्र के फसल बर्बाद हो रहा हो, सड़ रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय सरकार की ही खामियां ही गिनी जा सकती है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि इतने अधिक जनसंख्या के लिए खाद्य को संरक्षण करना काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी बन जाता है। और इसके लिए भारत सरकार वायु वाहन का उपयोग कर सकती है, जिससे कोई भी सामान खराब नहीं हो और बहुत ही आसानी से दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाए, जिससे दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति भी उसका उपयोग कर सके। लेकिन कहते हैं इन चीज़ों में भारत सरकार का दिमाग नहीं लग रहा है, जो गलत है। आप सोचिए, आप ये सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने बहुत ऐसी समस्या का समाधान किया है, लेकिन समाधान कहते हैं नज़र आना चाहिए। अगर छोटे किसान का फसल बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब भारत सरकार फेल है। कहते हैं हर चीज़ की महंगाई देखिए, साग सब्जियों की कितनी बढ़ती चली जा रही है, और कई क्षेत्रों में तो उसको नदियों में बहाने पड़ जाते हैं। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि एक क्षेत्र में लोगों को खाने के लिए किल्लत हो रही है, दूसरे क्षेत्र में उसको नदियों में और समुद्रों में बहाया जा रहा है। तो ये तो भारत सरकार फेल होने के बराबर है। तो ये बाज़ारों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती कृषि के लिए है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंटों के अंतर्गत है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। उसके पश्चात देखें तो खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा भी करना काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। भारत में बड़ी आबादी है और खाद्य असुरक्षा का स्तर ऊंचा है। देखा गया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का कारण कहीं ना कहीं भारत सरकार का ढीला रवैया है। आज अगर आप देख लोगे, जहाँ पर खाद्य पदार्थ की संरक्षण होती है, वहाँ खुले में बरसात में फसलें सड़ रही होती है और उसको कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की विफलता का कारण है। कहते हैं इलेक्शन में ये लोग 6,000 करोड़ से भी अधिक पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन संरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए ये सुविधाएं नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनको तो अपने सीट का मतलब होता है, अपने सीट हासिल करने का दायित्व रहता है। भारत में भारत की भलाई कभी इनको नहीं सुहाता है। जितना मर्जी राजनीतिक नेता पीठ थपथपा ले, ताली बजा ले, जितना मर्जी गारंटी दे दे, लेकिन मेरा विश्वास है कि इनकी कोई गारंटी काम नहीं आने वाली है, जब तक वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगी। भारत में देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, खाद्य सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो भारत में खाद्य असुरक्षित है, जिसके लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भोजन अभी के लिए सुलभ और किफ़ायती हो। मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे खाद्य स्टोर जगह है जहां पर खाद्य सड़ती गलती रहती है और भारत सरकार सिर्फ टकटकी लगा के देखती रहती है। तो ये गलत है। कहते हैं किसान बहुत ही मुश्किल से उसको उत्पादन करता है। अगर बेशक आपने खरीद लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बर्बाद कर दो, क्योंकि उत्पादन करना बहुत कठिन कार्य होता है।
धरती में से उगी है, आपने खरीदा है तो उसको सही और भली भांति उपयोग करना सीखो। कहते हैं अगर आपके पास इतने खाद्य पदार्थ है और उसको आप नहीं संभाल सकते तो भारत के गरीबों में बांट दो, जिससे वो गरीबों के पास संरक्षित रह सके। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं करती है। आपने बांटना भी नहीं है तो उनको कुछ कम कीमत पे दे दो। कहते हैं अगर आप किसी क्षेत्र में चले जाइएगा ना तो उसी चीज़ का कीमत 2 से 3 गुना मिल जाती है, जो गलत है। तो इससे ये होगा कि हर क्षेत्र में जो है सामान्य रेट होगा। महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई को बढ़ाई गई है। मैंने तो ये इतना भी सुना है कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं न जाने कितने टन जो है कीड़े मकोड़े खराब कर देते हैं, न जाने कितने टन जो होते हैं बारिश के कारण खराब हो जाता है, और कई कई टन जो हमें समुद्र में भी फेंकना पड़ जाता है। तो ऐसा आखिर क्यों? कहते हैं उन चीज़ों के लिए इतनी महंगाई है और आप ऐसे ही इसको बहा रहे हो, तो ये गलत है। इसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्री में पहुंचाइए, आप 5 किलो गेहूँ मुफ्त में दीजिए, आप इसको कीमत पे ही बेचिए। जो आपने सरकारी रेट से खरीदा उसी कीमत में बेचिए, कम से कम ही संरक्षित तो हो जाएगी ना। कहते हैं आम गरीब बंदा जो है अन्न के दानों की कीमत समझती है, लेकिन बड़े बड़े लोग अन्न के दाने की कीमत नहीं समझते हैं, और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। उसके पश्चात आता है जलवायु परिवर्तन। देखा जाए तो किसानों के लिए सबसे बड़ा चुनौती जो है जलवायु का परिवर्तन होना। भारत विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को प्रभाव के प्रति संवेदनशील है। जैसा कि मौसम के बदलते पैटर्न और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जो फसल की पैदावार को कम कर सकती है और खेती को और अधिक कठिन बना सकती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बेमौसम बरसात हो जाती है, बेमौसम जो है धूप तेज गिरने लग जाते हैं। तो इससे ये हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन होता चला जा रहा है। जिस प्रकार हमने जलवायु को प्रभावित किया है, उसके पश्चात आता है कीटों एवं रोग। देखिए, भारतीय फसल को, अगर भारतीय कृषि को कोई प्रभावित किया है तो वो कीट और रोग हैं। कहते हैं कीट और बीमारियां भारत फसल की पैदावार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, और प्रभावी कीट प्रबंधन प्रणाली की कमी के कारण उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल है। क्योंकि आज के समय में कीड़े भी जो हैं वो रेजिस्टेंस करना सीख गए हैं, क्योंकि हमने इस पर इतना हरित क्रांति के आड़ में उस पर उपयोग किया है कि आप जो है कीड़े मकोड़े भी इससे जो है रेजिस्टेंस करना सीख गए हैं। और देखा जाए तो ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो ख़त्म हो गए हैं, जो कीड़े मकोड़ों को भली भांति खा जाया करते थे। यानी हमने कहीं ना कहीं आहार श्रृंखला में जो है डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है, जिसके कारण जो है आज हर तरह के रोग हमें देखने को मिल जाता है। पहले के समय में अगर कोई जीव जंतु मरता था तो गिद्ध जो होती थी उसके मांस नोच कर जो है खा जाया करती थी। लेकिन आज यही जो जीव जंतु मरते हैं तो रोडों किनारे सड़े गल रहे होते हैं, जो हमारे जीवन पे भी काफ़ी प्रभावित करता है, और इससे फसल तक भी प्रभावित होते हैं। देखा जाए तो जो कीड़े मकोड़े हुआ करते थे तो नेचुरल रूप से जो है पक्षियाँ उनको खा जाया करते थे, लेकिन हमारे आधुनिकता के आड़ में और 5G के चक्रव्यूह में हमने सभी पक्षियों को मार के रख दिया है। कहते हैं ये लोग ना तो कोई फिल्म से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न ही अपने जीवन को एनालाइज कर सकते हैं कि ये जीव जंतु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं कुदरत ने अगर इन चीज़ों को बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि ये आहार श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेकिन लोगों की गलतियों के कारण, लोगों के बेवकूफ़ियों के कारण और सरकार की मूर्खता के कारण ये जीव जंतु आए दिन नष्ट हो रहे हैं। आप सोचिएगा कि भारत सरकार ने तो बहुत से रूल बनाए हैं इन जीव जंतुओं के लिए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने भी एक बार कोशिश करके देखा था, एक गाय को चोट लगा हुआ था, तो इसको लिए मैंने कॉल किया इसके संरक्षण डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इससे पता लगता है कि सरकार ने विभाग तो बना रखी है, लेकिन उसमें कार्य करने वाले लोग, उनको कोई परवाह नहीं है। ना सरकार को परवाह है, क्योंकि सरकार उन पर अगर डंडा देती तो जर्नल सी बात है वो जरूर कोई रिएक्शन करती। लेकिन आजकल जीव जंतु कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सिर्फ ये लोग जो है किताबी बातें और सिर्फ रूल रेगुलेशन में ही नज़र आते हैं, और सिर्फ टीवी पे ताल ठोक के जो है अपना जो है महत्वपूर्ण अपनी तरक्की का जो है बखान कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ना तो कोई सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं जीव जंतु के प्रति, न उठाने वाले हैं, जिनके कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है एग्रीकल्चर को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जीव जंतु अगर कीड़े मकोड़ों के खा लेते हैं
और इसके कारण कई बीमारियों से हम भी बच जाते हैं। लेकिन अगर हम कीड़े को मारने के लिए खादों का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ेगा, वो हम पे भी इफेक्ट डालेगा। ये नहीं कि सिर्फ कीड़े मकोड़े मरेंगे, हमारे भी जो है शरीर में बहुत तरह के नुकसान पैदा हो सकता है। और ये आप बखूबी जानते हो, इस बात को मुझे एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें, श्रम की कमी। भारत में कई किसान प्रवासन नीतियों और करियर के रूप में खेती में रुचि की कमी के कारण श्रम की कमी के कारण सामान्य कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। आज देखिए, जो पहले के समय कृषि करते थे, उनके आज बच्चे जो है विदेशों में जाने के सपने देख रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये ज़मीन जो होते हैं वो बेच देते हैं बड़े बड़े जो है कंपनियों को, और ये कंपनियां जो है इसमें बड़े बड़े महल खड़ा कर देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कमी हो गई है। आज श्रमिक कोई नहीं बनना चाहता है। तो मैं तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि आज ये ज़मीन जो होना चाहिए सरकार के हाथ में होना चाहिए, या इसको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इसकी जोत जो है एक हो जाए, इसकी काफ़ी बदल जाए। देखा जाए तो आज बड़े बड़े किसान जो हैं ज़मीनों को बेच बेच के विदेशों में अपना महल खड़ा कर रहे हैं, और जिनके कारण यहाँ पर जो ये बड़े बड़े कंपनियाँ होती है, आपने देखा भी होगा, आप किसी भी शहर के जो है गांव के क्षेत्र में चले जाओ, बड़े बड़े कंपनियाँ जो है ज़मीन खरीद रही है और यहाँ पर तरह तरह के मॉल फैक्ट्रियाँ बना रही है, जो अपने धंधे और अपने व्यापार के लिए उन्होंने सुविधा बना लिया है। और इसके कारण श्रमिक की कमी होती चली जा रही है, और श्रमिक की कमी होगी तो जनरल सी बात है, इसका जो है एग्रीकल्चर पे बहुत ही प्रभाव हमें आने वाला समय में देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात अगर हम चुनौती की बात करें तो उत्पादन की उच्च लागत। देखा जाए तो उत्पादन की लागत बढ़ रही है, जिसमें बीज, उर्वरक और ईंधन जैसे इनपुट की लागत भी शामिल होता है, जिससे किसानों के लिए लाभप्रद होना मुश्किल हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ती चली जा रही है, किसान जो है उसमें हर तरह के खाद्य उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी कम अमाउंट में नहीं करते हैं, अधिक अमाउंट में करते हैं, जिससे उनके फसल में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। और इवन देखा जाए तो पहले के समय में जो उत्पादन होती थी उसी को बीज के रूप में संभाल लिया जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में बीज भी जो होता है हाइब्रिड होता है, यानी देखा जाए तो आज हम हर चीज़ को जो है बर्बाद करते जा रहे हैं। कहते हैं पहले के समय में केला में भी बीज हुआ करता था, अंगूर में भी बीज हुआ करता था, लेकिन लोगों के मूर्खता के कारण सब कुछ खत्म हो गया है, तो हम कलम पे आश्रित हो गए हैं। कहीं ऐसा समय न आए कि गेहूं के भी हमें कलम लगाना पड़ जाए, तो ये बहुत भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जिस दिन अगर गेहूं और चावल में अगर आपने कलम लगा के उगाने लग गए तो सोचिएगा कि जीवन ही खत्म हो जाएगा, ये भारत क्या पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि कुछ समय ऐसा आएगा, क्योंकि जैसे लोग ने अपने कहते हैं हरित क्रांति के आड़ में HYV सीडों पर निर्भर हो गए हैं, तो ऐसा समय आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो बीज पहले लोग बोया करते थे आज उसकी गुणवत्ता कम गई है। आज अगर आप खेतों में जो है उपजे हुए बीजों को डालो तो उसमें से कोई फसल नहीं आती है। तो इसका मतलब हम जो हाइब्रिड बीजों पर आश्रित हो गए हैं, और हाइब्रिड बीज का मतलब अगर मान लीजिए ख़त्म होता है, फिर क्या स्थिति पैदा होगा। तो ये बहुत बड़ी जो है हम संकट की तरफ चल रहे हैं, और इस बात का एनालाइज शायद कोई नहीं करता है। तो इससे उत्पादन की उच्च लागत बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाला समय में देखने को मिल सकता है। अगर हम अंतिम बात करें तकनीकी अंतर पर, तो भारत में सभी किसानों के पास ठीक कृषि जैसी उत्पन्न तकनीक का पहुंच नहीं है। आज बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास संसाधनों की अभाव है, क्योंकि उनके पास जोत कम है, इसलिए वो संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते, जो उत्पादक और दक्षता बढ़ाने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है। और देखा जाए तो कई किसान जो होते हैं अपने पुराने टेक्नोलॉजी पर आश्रित है, जिनके कारण जो है उत्पादन अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं।